दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदहाल प्रदेश की होगी। या तो सैनी साहब कंट्रोल पूरी तौर पर लेने का काम करें और ऐसे लोग जिनने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का काम करें। वहीं एक और बड़ी गंभीर विषय प्रदेश में बना जा रहा है कि आयुष्मान स्कीम जो प्रदेश में लागू हुई, पिछले दिनों सारे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स ने जो इस स्कीम में एनरोल्ड थे उनने पुराने ड्यूज की पेमेंट ना होने की वजह से स्ट्राइक करी। उनसे चर्चा के बाद उनको डेडलाइन दी गई कि 15 तारीख तक इस महीने की पेमेंट हो जाएगी। 300 करोड़ से ज़्यादा का बकाया आज आयुष्मान का है और आज सैटरडे है, कल संडे है। अब तक 1 रुपए की पेमेंट आयुष्मान की हरियाणा सरकार नहीं कर पाई, बल्कि झूठे वादे और जनता से करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसी व्यवस्था भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ी जाएगी, लिवर ट्रांसप्लांट भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार किस गंभीरता के साथ हेल्थ फैसिलिटीज को ध्यान रख रही है। इसके साथ साथ पैरेलली कई ऐसी घटनाक्रम भी हुई है, जैसे प्रदेश के 4000 डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने का 15 तारीख से ऐलान किया। अगर आयुष्मान इनेबल्ड हॉस्पिटल्स 15 तारीख से स्ट्राइक पे चले जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं तो ये अपने आप में प्रदेश की हेल्थ फैसिलिटीज को पूरी तौर पर खराब करने का कार्य करेगा। और इसके बीच में जो कार्यरत मेडिकल हॉस्पिटल्स के काम चल रहे थे पिछले 3 महीने से निरंतर उस पे भी अंकुश लगाए गए। ना तो कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ की नियुक्तियां शुरू करी, जींद मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था उसमें अक्टूबर पिछले साल ओपीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया गया और पिछले साल से लेकर निरंतर उसमें टाइम बाय किया गया और अब तक प्रॉपर मेडिकल स्टाफ जिसमें डायरेक्टर और वहां पर डेपुटेशंस में जो डॉक्टर जाने चाहिए थे उसकी नियुक्ति पर भी बिल्कुल बंदिश लगाई गई है। अब तक कोई भी नियुक्तियां जींद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की नहीं शुरू कराई गई। वहीं जो सिरसा का सईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था, इसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया था। कारण क्या रहा है उसकी डिटेल सरकार ने नहीं दी। उस टेंडर को कैंसिल किया गया, दोबारा अपलोड किया गया, दोबारा कैंसिल किया गया और अब तीसरी बार अपलोड करा हुआ है। जो हर जिले में हमने प्रयास करके मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कदम उठाए पिछले 4.5 साल में, कहीं ना कहीं यूटर्न सरकार ने उनको भी अलग अलग पाबंदियां लगाकर रोकने का प्रयास किया। मैं तो इतना आपके बीच में साझा कर सकता हूं कि कई ऐसे हमारे फैसले थे जिसमें सैनी साहब ने यूटर्न लेने का काम किया और एक के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के ही स्पीकर हैं, पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनने ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया। मुझे याद है फरीदाबाद ग्रीवेंस का मैं चेयरमैन था और वहाँ ग्रीवेंस कमेटी में एक कर्नल साहब मेरे पास आए थे प्रार्थी बनकर, जिनके पड़ोसी ने स्टिल्ट बनाने की वजह से उनके पूरे घर में क्रैक्स डेवलप हो गए और उसके बाद हमने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि स्टिल्ट +4 योजना को रोक दिया जाएगा। उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया और उस कमेटी की रिपोर्ट को ना देखते हुए
सैनी साहब ने यूटर्न मारते हुए कुछ चुनिंदा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्रॉपर्टी का काम करने वाले बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ाकर रोड रेगुलेशन की और स्टिल्ट+4 परियोजना की दोबारा शुरुआत कर। हमारी मांग है कि सरकार इसको इमीडिएटली नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और एटलीस्ट जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सेक्टर बसे हुए हैं, उनके लिए इसको रीथिंक करने का काम करे। आज अधिकतम सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सीवेज की, इलेक्ट्रिसिटी की, पीने के पानी की ये व्यवस्था इन्हांस नहीं करी गई और वहां पर स्टिल्ट+4 का लालच कुछ चुनिंदा लोगों का पूरा हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हम पूरी तौर पर इसके विरुद्ध हैं और सरकार अगर इसको विड्रॉ नहीं करती तो आगे जो हमारा विधानसभा का अंतिम सेशन होगा उसके अंदर भी इसको उठाएंगे और सरकार से जवाब भी मांगेंगे। वहीं यूटर्न सरकार के कई यूटर्न आपके सामने आ चुके हैं। जैसे वित्त मंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी ने तो प्रतिबंध लगाया था 5 लाख का पंचायती राज में और शहरी निकाय पे टेंडर का, और अब यूटर्न सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर ही नए मुख्यमंत्री ने पहले इसको 21 लाख किया और 21 लाख करने के बाद भी वो 50% का जो लिमिट था उसको विड्रॉ किया। सरपंच साथी भी जानते हैं कि किस तरह का टाइम बचाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए ये फैसला है। पूरी तौर पर पंचायतों में विकास कार्य को ठप कराने का एक बहाना इस सरकार ने ढूंढा। वहीं दूसरी ओर पर प्रदेश के अंदर बारी बारी नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में ढील दी जाएगी। ये फैसला और ये निर्णय किसका करा हुआ है? इसका मतलब तो मनोहर लाल जी के करे हर फैसले पर यूटर्न लेने का निर्णय नायब सैनी जी कर चुके। परिवार पहचान पत्र था तो क्रेड का पार्ट था, प्रॉपर्टी आईडी थी तो अर्बन लोकल बॉडीज की थी। मैं तो मांग करता हूं कि नए मुख्यमंत्री और सरकार इसका भी श्वेत पत्र जनता को दे कि कितनी ऐसी प्रॉपर्टी आईडीज हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन की 2-2 महीने से ऊपर से रिक्वेस्ट पड़ी है, और कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज आईडीज हैं जिसके अंदर 5 मिनट में सेक्रेटरीट के अंदर करप्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडीज को रेक्टिफाई किया गया। ये तो डिजिटल डाटा है। सरकार इस डिजिटल डाटा को पब्लिक के बीच में देने का काम करे, क्योंकि हमारे संज्ञान में भी आया है कि 10-5 हज़ार रुपये लेकर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी तुरंत दुरुस्त करा सकता है। और वही दूसरी ओर पर भी परिवार पहचान पत्र में बारी बारी ये कहा गया कि हमने 48 घंटे से लेकर 1 महीने के अंदर सभी जितनी क्लैरिफिकेशन अपलोड हुई थी उनको सुनवाई करी। हमारे पास डाटा है जहां 3-3 महीनों से लोगों का रिवाइज डाटा अपलोडेड है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और कई ऐसे केसेस हैं जहां 48 घंटे के अंदर लोगों की इनकम रीवेरीफाई करी गई। आज हमारे सेक्रेटरीट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, एडीसीज के अंडर जो क्रेड का स्टाफ बैठा है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, ये एक अड्डा बन चुका जिस अड्डे में निरंतर करप्शन हो रही है। और निरंतर प्रॉपर्टी आईडीज हो, चाहे आपके परिवार पहचान पत्र की आईडीज हो, इसके अंदर पैसे लेकर डाटा करेक्शन की जाए और इसके अंदर डायरेक्टली सरकार के अधिकारियों का और कुछ चुनिंदा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो मांग करता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसका भी तुरंत प्रभाव से ब्यौरा लेकर इस डाटा को पहले देखे कि किस किस एडीसी ऑफिस में कितना डाटा पिछले 1 साल में अपलोड हुआ है और कितना 48 घंटे में रेक्टिफाई हुआ है और कितना डाटा
2-2, 3-3 महीनों तक अनटच्ड रहा है और उसका कारण क्या रहा। वहीं अखबार के माध्यम से आप जैसे साथियों ने पिछले 2 हफ्ते में 2 न्यूज़ अलग अलग जगह प्रदेश में छापी है, जहाँ पर एक खबर तो है गुड़गांव के अंदर, जहाँ बिना परमिट की अल्कोहल निरंतर सप्लाई भी हुई है, पकड़ी भी गई है। और एक अम्बाड़ा की एक डिस्टिलरी की मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा भी ट्रक्स नकली परमिट पर पकड़े गए। ऐसा क्या हुआ है कि 3 महीनों के अंदर 2 नंबर की शराब डिस्टिलरी से निकली है। मैं तो अखबार में ही देखा है, जहाँ पर कंप्यूटर भी पकड़े गए हैं, 2-2 परमिट एक ही व्हीकल के अलग अलग नंबरों के बने हुए भी पकड़े गए हैं। हमने तो एक्साइज एक्ट में प्रोविजन करी थी कि अगर डिस्टिलरी से इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती है तो डिस्टिलरी के मालिक को भी नामजद किया जाए। अब तक हरियाणा पुलिस ने ड्राइवर और छोटे अधिकारी जो उस डिस्टिलरी के हैं उनको छोड़कर किसी और के विरुद्ध में आज तक एफआईआर भी नहीं काटी। ये अपने आप में दिखाता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डिपार्टमेंट की डिस्टिलरीज के साथ मिलकर नॉन एक्साइज ड्यूटी पेड अल्कोहल की स्मगलिंग की प्रदेश में सामने आ रही है। डाटा हम भी कलेक्ट कर रहे हैं और जो आपके अखबारों के माध्यम से आए हैं उन एफआईआर की भी कॉपीज हम कलेक्ट कर रहे हैं और इस नेक्सस को जल्द आपके सामने भी लाने का काम करेंगे, जहां पर नॉन एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल की जो सप्लाई प्रदेश में बढ़ी है, इसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इसके साथ 2 साल पहले हमने एक उम्मीद प्रदेश को दी थी कि ग्राम पंचायत लेवल पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए और जो ये कोचिंग के लिए बच्चे शहरों में जाते हैं इसको ग्रामीण अंचल तक हम डेवलप करें, जिसमें लगभग 125 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरी स्वयं मैंने अपनी डिस्क्रिशन ग्रांट से दी और लगभग 1150-1200 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरी पंचायत डिपार्टमेंट के फंड से डेवलप हो रही थी। नई सरकार ने जैसे ही कदम उठाए हैं तुरंत उन लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आना चाहिए था उस पर रोक लगाई और 3 महीनों में हरियाणा प्रदेश के पंचायती राज विभाग की जितनी डिजिटल लाइब्रेरीज अंडर कंस्ट्रक्शन थी उन पे 1 इंच का काम भी नहीं। मैं ये मांग आपके माध्यम से करता हूँ कि मुख्यमंत्री भी और पंचायती राज मंत्री भी तुरंत इसका संज्ञान ले और डिजिटल लाइब्रेरीज, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भी बजट में प्रोविजन रखी थी कि देश के प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए, हरियाणा के डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। सीएम बनते ही नायब सैनी ने कहा था अपराधी प्रदेश छोड़ जाओ, लेकिन उल्टा हुआ। दिन दहाड़े बाजार में गोलियां चल रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा है सरकार पर। हमारे साथी को 5 गोली मार दी गई, दुष्यंत चौटाला ने कहा। आरोपियों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ।